अब आपको बोर्ड डिस्प्ले हो रहा होगा। हाँ, तकनीकी कारणों से मुझे लगता है कोई विशेष कारण रहा होगा। हाँ, महानगरों की लाइट जाती ही नहीं है कभी। चलिए, इंटरप्शन के लिए खेद है, कक्षा को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। एक बार सभी अपना वीडियो मोड ऑन कर लें ताकि मुझे पता चल जाए कि सर्वर ठीक चल रहा है। चलिए, ठीक है। हम लिख रहे थे कि यह 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया गया। इसमें लिख दीजिए थीम। थीम विकसित युवा, विकसित भारत। थीम विकसित युवा, विकसित भारत। विकसित युवा, विकसित भारत। विकसित युवा। विकसित भारत। टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जनवरी 2023। यह आज का टॉपिक है। ध्यान रखेंगे कि मोदी जी ने कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था, जो 12 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था, और इसका थीम था विकसित युवा, विकसित भारत। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। और यह बीपीएससी के लिए ही नहीं, बल्कि जब आप देश भर की किसी भी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2022 के लिए, दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी आईसीसी मेंस प्लेयर प्लेयर ऑफ द मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार का पुरस्कार हैरी ब्रूक को मिला। पुरस्कार हैरी ब्रूक को मिला। हैरी ब्रूक को मिला। मिला। एक लाइन ऐड कर दीजिए, उनके स्कोर ने उनके स्कोर ने इंग्लैंड को इंग्लैंड को पाकिस्तान में इंग्लैंड को पाकिस्तान में ऐतिहासिक ऐतिहासिक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में
जीत दिलाने में मदद की। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में, एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में, एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली ने, विराट कोहली कोहली ने अपने घरेलू मैदान पर, अपने घरेलू मैदान पर, अपने घरेलू मैदान पर सचिन तेंदुलकर के, सचिन तेंदुलकर के, सचिन तेंदुलकर के 20 वनडे शतकों की बराबरी की है। 20 वनडे शतकों की बराबरी की है। कहां लगाया था? कोई क्रिकेट के जानकार बताएं, जो अच्छे जानकार हैं। हाँ, कोई बताइए। लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ, गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ, गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में, गलत लिखा दिया, सिर्फ 80 गेंदों में, सिर्फ 80 गेंदों में 45वां वनडे शतक लगाया। 45वां वनडे शतक लगाया, वनडे शतक लगाया। अब हम अगले बिंदु की ओर चलेंगे। तो 2 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट आज मैंने क्या लिखा है? इसको ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो थीम है यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखेंगे, इस थीम को। और दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है वो विराट कोहली के बारे में लिखा है। घरेलू ग्राउंड पर वनडे में सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली शतकों में, गुवाहाटी में की। इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसे बिंदु एक आध साल तक चर्चा में बने रहते हैं। जो भी परीक्षाएं होती है उसमें यदा कदा इन प्रश्नों से हमारी मुलाकात होती रहती है। अब एक प्रश्न है जिसका जवाब आप में से कोई देंगे। अभी हाल ही में एक बैंक है जिसने सावधि जमा, सावधि जमा समझते हैं? फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ऐसा पहला बैंक है और बहुत चर्चित बैंक है। और मैंने अभी हाल ही में देखा है कि 2 परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी गया, जिसमें एक बीआईएस जो मैंने कंप्लीट किया था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो कौन बताएंगे वो बैंक कौन सा है जो एफडी के विरुद्ध? एचडीएफसी। और वेरी गुड, पंजाब नेशनल बैंक। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, ध्यान रखें कि, ध्यान रखें कि, ध्यान रखें कि एफडी के विरुद्ध, ध्यान रखें कि
एफडी के विरुद्ध क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला, एफडी के विरुद्ध क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पीएनबी है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पीएनबी है। पीएनबी है। आप में से कोई बताइए कि सार्वजनिक क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? क्या होता है ये? ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं इसमें मुख्य रूप से आएंगी? जैसे दो चार का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर। एक शब्द में कहें तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, हाँ, जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सार्वजनिक संस्थाएं ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पीएनबी पहला बैंक बना है। और याद रख लेंगे कि जितना एफडी है उसके 80% वैल्यू तक की क्रेडिट कार्ड इशू करता है पीएनबी। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है तो मैक्सिमम 80,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड उसे इशू किया जा सकता है, इंटरनल पॉलिसी को देखते हुए। हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनेस्को ने यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत पूछा जाएगा ये आगे। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ब्रैकेट में लिख दीजिए 24 जनवरी 2023। 23 का आंकड़ा है, वैसे हर साल 24 जनवरी को ही मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। अफगान लड़कियों अफगान लड़कियों एवं महिलाओं को समर्पित किया है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे यह प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। समर्पित किया है। आपको यह भी याद हो गया कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, इस बहाने यह भी याद हो गया। अच्छा, अभी यदि पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? लिख लीजिए, आंद्रे एंजोले। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे एंजोले है। आंद्रे एंजोले है, याद रख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। कोई बदल जाए तो उसको भी अपडेट रख लीजिएगा। वैसे जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो मैं आप तक पहुंचा ही देता हूं, लेकिन फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आंद्रे एंजोले, क्लियर हो गया?
ये जगह किस देश में है? यह जगह किस देश में है? ये लिखा है चराई देव, चराई देव मैदान, ये नाम है जगह का, लिख लीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि असम के, असम के चराईदेव मैदान को, चराईदेव मैदान को यूनेस्को ने, यूनेस्को ने विश्व विरासत में नामित किया है। यूनेस्को ने विश्व विरासत में नामित किया है, नामित किया है, नामित किया है। ब्रैकेट में लिख दीजिए 90 कब्र मिले हैं, नीचे अहोम साम्राज्य, 90 कब्र मिले हैं, अहोम साम्राज्य। हम्म। हम्म, इसी साम्राज्य से है, ध्यान रखिएगा, अहोम साम्राज्य। क्योंकि यूनेस्को ने यदि किसी चीज में विश्व विरासत जोड़ दिया, अर्थात वह कोई साधारण चीज नहीं है। और इस कड़ी में मैं आपको यह भी बता दूं कि लगभग 52 स्थलों की को नॉमिनेट किया गया था, उसमें यह एक है। 2023 का आंकड़ा है, 24 का आंकड़ा भी हम चर्चा में लाएंगे। तो 52 जगहों में से इसको चुना गया है, और यहाँ 90 कब्र मिले हैं। तो चराईदेव को याद रखिएगा, चराईदेव एक जगह का नाम है, गांव है। आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, आपको एक दो होना पड़ेगा इन प्रश्नों से। हम आगे चलेंगे, लिखिए, वीवीए करके लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य प्राधिकरण ब्रैकेट में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मिशन के निदेशक के रूप में, निदेशक के रूप में, निदेशक के रूप में प्रवीण शर्मा को, प्रवीण शर्मा को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। प्रवीण शर्मा को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, इस कड़ी में एक भारतीय अमेरिकी राजनेता है,
लिखिए, लिखिए, अरुणा मिलर। अरुणा मिलर। अरुणा मिलर को को अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के मैरीलैंड राज्य के 10वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। 10वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। किया गया है जो पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। जो पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। स्पष्ट हुआ? अर्थात हुआ कि भारतीय मूल की है, अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। और याद रखेंगे कि अमेरिका में जो उपराज्यपाल होता है वो सर्वोच्च पद होता है राज्य का, तो इन्हें सर्वोच्च पद मिला है और एक भारतीय अमेरिकी महिला के रूप में ये प्रथम महिला है। वैसे आज हम दूसरे सेशन में अर्थात जनवरी के बाद वाले सेशन में किस फील्ड में कौन सी भारतीय महिला प्रथम है, इसका पूरा स्लाइड आपके पास लेकर आएंगे और उसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स में हैं। NICA, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाल ही में MS धोनी ने MS धोनी का हाल ही में MS धोनी का हाल ही में MS धोनी का भारत में वनडे में भारत में वनडे में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है। रोहित शर्मा ने तोड़ा है। ठीक है, धोनी के नाम कितने छक्के थे? धोनी के नाम कितने हैं? 123। 123। और रोहित शर्मा ने कितने लगाए? 125। दो छक्कों से रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। अभी वैसे शतरंज के क्षेत्र में आप डी गुकेश का नाम याद रखिएगा। डी गुकेश, क्योंकि मैं आगे आपको लिखवा भी दूंगा। यदि आप समाचार देखते हैं तो आप निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे कि गुकेश अभी विश्व चैंपियन बने हैं। इसके पहले मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन थे और एक समय में भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद विश्व चैंपियन हुआ करते थे। तो जिस खेल में
जो शिखर पर हो, अथवा किसी खिलाड़ी ने महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ब्रेक किया हो, या महिला किसी क्षेत्र में अव्वल हो जाए, या भारतीय महिला किसी दूसरे देश में जाकर उच्च राजनयिक पद पर जाकर बैठ जाए, अथवा यूनेस्को के महानिदेशक बदल जाए, अथवा विश्व विरासत में किसी जगह को शामिल किया गया हो, तो ये सब तथ्य आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। मैं आगे चलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अलमाटी। अलमाटी कजाकिस्तान में। अलमाटी कजाकिस्तान में कजाकिस्तान में फाइड फाइड वर्ल्ड ब्लिज फाइड वर्ल्ड ब्लिज फाइड वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप फाइड वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप एक बार हम दोबारा मूल बातों पर आ जाते हैं। हम कहाँ थे? हाँ, हम थे फाइड वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप में। चेस चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक, भारत का पहला रजत पदक रजत पदक कोनेरू हम्पी ने जीता है। कोनेरू हम्पी ने जीता है। जीता है, जो विश्वनाथन आनंद के बाद भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं। जो विश्वनाथन आनंद के बाद भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं। भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं। याद रख लीजिएगा कि 0.5 अंक से यह गोल्ड से चूक गई थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इनका मैच हुआ था बिविसारा के साथ, तो बिविसारा के साथ 0.5 अंक से गोल्ड से चूक गई थी, लेकिन सिल्वर तो जीत लिया। और इनके पहले सेम मैच में सिल्वर जीतने वाले विश्वनाथन आनंद थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये दूसरी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु, ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रेकिंग बैरियर्स और आईफेन के बाद लिखिए, द स्टोरी ऑफ ए दलित, दलित समझते हैं ना, द लहर्षि कर्तव्य, द स्टोरी ऑफ
ए दलित चीफ सेक्रेटरी, द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी, दलित चीफ सेक्रेटरी के लेखक के लेखक काकी माधव राव हैं, के लेखक काकी माधव राव हैं। काकी माधव राव हैं। आप किताब के नाम से समझ पा रहे होंगे कि एक दलित का आईएएस बनना और आईएएस से चीफ सेक्रेटरी बनने की जो यात्रा है, इस यात्रा की चर्चा माधव राव ने की है। इसको ध्यान रखिएगा। ये 1962 बैच के आईएएस अधिकारी थे जिनके बारे में लिखा गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अभी एक बात ध्यान रखिएगा कि विश्व में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काफी रिसर्च किया जा रहा है। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड में चलेंगे तो वहां हम हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में और विशेष बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बिंदु है आपके लिए जो लिखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तो उसे लिख लीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला, शुरू करने वाला, शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला, विश्व का दूसरा और एशिया का पहला देश चीन है। चीन है। वहीं लिख दीजिए, पहला देश जर्मनी था। पहला देश जर्मनी था। पहला देश जर्मनी था। और नीचे लिख दीजिए रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 km पर आवर। 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उड़ीसा ने, उड़ीसा भारत, उड़ीसा ने, उड़ीसा ने यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। उड़ीसा ने यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। 2023 जीता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए जागा मिशन जीता है। ब्रैकेट में JAGA जागा मिशन। जागा मिशन। ठीक है, इसमें हम एक लाइन और जोड़ेंगे। इनका माइक ऑन है राजेश, इनका माइक ऑन है, और देख लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पूछिए राघव जी। हम्म,
ये- यह उड़ीसा का है। इसमें ये जे जीए ही लिखते हैं अखबारों में, ठीक है। इसमें जागा ही लिखा जाता है, जागा ही चर्चित होगा। इसमें 5T की चर्चा है, वो मैं लिखवा देता हूँ। याद रख लीजिए, जागा याद रख लीजिए, ठीक है। लिखिए। हाँ, जगन्नाथ जी को ही बोलते हैं। तो न्यूज़पेपर में जो आता है वो जे जीए करके ही आ रहा है, तो हमने उसी रूप में उठा लिया है। वैसे आप जगह भी याद रखिए तो बात बराबर ही है, क्योंकि बस याद रहना चाहिए, ठीक है। इसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में, लिखिए ओडी, ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसमें इसमें राज्य की 5T, 5T। इसमें राज्य की 5T, 5T जैसे, हिंदी में लिखवा दूं कि इंग्लिश में लिखवा दूं, ये बताइए। जैसे पहला है पारदर्शिता, तो मैं लिख देता हूं ट्रांसपेरेंसी। याद रख लीजिएगा, वैसे हिंदी में भी याद रख सकते हैं आप। 5T है इसमें, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। जिनको दिक्कत हो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रौद्योगिकी। तकनीकी व्यवधान के लिए खेद है, एक बार मैं दोबारा चर्चा करूंगा। हाँ, हम जिस बिंदु में थे वो था ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी। तीसरा है टीम वर्क, टीम वर्क। टाइम, टाइम, ठीक है। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा है परिवर्तन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इतना याद रख लीजिए। इतना याद रखिएगा, जागा मिशन उड़ीसा का है, इसको ध्यान रख लेंगे। और इसने हाल ही में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड का अवार्ड जीता है 2023 में, इसको ध्यान रख लेंगे। और यह याद रखेंगे कि यह 5T पर आधारित है। यदि इतनी बातें आपके संज्ञान में है तो इस प्रश्न में आपके नंबर नहीं कटेंगे, यदि पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है?
सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को दिया गया है। वैसे ये बदल गए हैं, याद रखिएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दिया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ को दिया गया है, दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने दुनिया और भारत की कानून के क्षेत्र में बड़ी मदद की, इसलिए यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक स्तर पर मिला था। इसको ध्यान रख लेंगे। कोई बताएंगे कि अभी भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना, वेरी गुड। याद रखिएगा, हाल ही में बने हैं, तो संजीव खन्ना को याद रखिएगा। और भविष्य में यदि कोई बदलते हैं तो उनको भी अपडेट रखेंगे। जो देश के महत्वपूर्ण पद हैं उस पद पर आसीन व्यक्ति को याद रखना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। तो इसको ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष वही होंगे जो करंट प्रधानमंत्री हैं, जैसे नरेंद्र मोदी। लेकिन उपाध्यक्ष क्या होंगे? एक अन्य व्यक्ति होंगे। उसको अपडेट रखिएगा, समय आने पर मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा। वो चेंज हो गए, ठीक है। हाँ, हम आगे चलेंगे। अभी हमारा पॉइंट थोड़ा अलग है, तो हम वहाँ टाइम नहीं लगाएंगे। अभी किसी दिन, एक अलग दिन, राष्ट्रीय और राजकीय पदों पर बैठे सभी व्यक्तियों का नाम लिखवा देंगे। और याद रखिएगा कि नाम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो बदलता रहता है। कभी कोई चेंज हो गए, जैसे अभी संजीव खन्ना जी आ गए तो वो जगह बदल गया। अभी बिहार के राज्यपाल हाल ही में बदल गए, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, हाँ। इसके पहले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। तो वो बदलता रहता है, अपडेट रहेंगे। तो आपने ये लिख लिया। इसमें 10-15 बातें और बची हैं जो मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, क्योंकि जनवरी 2023 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई वैश्विक स्तर पर, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। अब हम एक दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। वह टॉपिक होगा कि किस क्षेत्र में महिलाएं प्रथम रहीं, कौन प्रथम रही, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार इस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं और यह आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख पा रहा हूं कि विभिन्न परीक्षाओं में महिला उत्थान से संबंधित प्रश्नों की बाढ़ आई हुई है और आगे भी रहेगी। क्योंकि आपने देखा है कि इतिहास में एक ऐसा भी कालखंड था जहां पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं की स्थिति को काफी बदतर बनाया। आज संपूर्ण संवैधानिक तंत्र उस स्थिति को पुनः बराबरी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और निश्चित तौर पर उससे जुड़े हुए प्रश्नों की महत्ता बढ़ जाती है। यह बड़ा सेक्शन है, 35 पेजों का है, जो आपके सामने है, और मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भारत में प्रथम महिला, यह हमारा आज का टॉपिक है। अब शुरुआत करते हैं, आप समझते चलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी लिखना नहीं है, यह सेट आप तक मैं पहुंचा दूंगा कक्षा के बाद। तो पहले समझ लेंगे, उसके पश्चात आप इसे बैठकर भी बाद में लिख सकते हैं।
इसमें इस कड़ी में आप देखेंगे कि भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी, मैं जब मध्यकाल का इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इल्तुतमिश की पुत्री रजिया के विषय में चर्चा करूंगा कि रजिया भारत की प्रथम महिला शासिका थी। सभी लोग वीडियो मोड में बने रहेंगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान। ठीक है। एक बार हम दोबारा मूल बातों में आ जाते हैं। भारत की जो पहली महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लिखा हुआ है कि गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, तो याद रखेंगे कि यह दिल्ली सल्तनत की शासिका है, गुलाम वंश की है और पहली मुस्लिम शासिका भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश की पुत्री है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। शासनकाल भी संज्ञान में रख सकते हैं। वैसे जब मैं मध्यकाल का इतिहास पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से इस शासनकाल की मैं व्याख्या करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कौन बनी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में कौन है, कोई पढ़िए, दिख रहा है? द्रौपदी मुर्मू। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों महिला हैं। हम आगे चलेंगे, बीच बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी, आज अब नहीं आएगी। हम देख रहे थे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी 2007 से 2012 के दौरान, जबकि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। इसको याद रखिएगा। इसमें लिखा है कि ये क्रम में 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी और 1991 से 96 तक लोकसभा की अध्यक्ष रहीं और 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल थी। इतना ना भी याद रहे तो भारत के पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। इस तथ्य को, महत्वपूर्ण है। अब है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। सबको याद होना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। वैसे यह सबको संज्ञान में होगा। इसमें कुछ अन्य बातें भी ऐड कर दी गई हैं, जैसे जन्म वगैरह, उसको देख लेंगे। एक तथ्य कभी नहीं भूलेंगे, भारत की आयरन लेडी कहा जाता है इन्हें, इसको ध्यान रखिएगा। यह ऐसी प्रधानमंत्री रही, कहते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो बिना देखे हस्ताक्षर किया करते थे, ठीक है, फाइलों पर। मतलब पीएम का पावर इतना ज्यादा था कि राष्ट्रपति महोदय ने बहुत सारी फाइलों पर कभी देखा नहीं पलट के कि हमने क्या साइन किया है, बस साइन कर दिया करते थे। बहुत बड़ा रुतबा था इनका। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा शब्द से संबोधित किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। युद्ध के बाद, भारत पाक युद्ध के बाद। हम आगे चलेंगे। एक पॉइंट यहां महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का कार्यक्रम शुरू किया था। और आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? वेरी गुड, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह आपके संज्ञान में होना चाहिए। वैसे अर्थशास्त्र में जब हम योजना को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू की गई, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तथ्य और भी है कि इंदिरा गांधी को 1984 में मरणोपरांत
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह भी महत्वपूर्ण है। तो दो तीन बातों को याद रख लेंगे। एक तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, दूसरा आयरन लेडी, और तीसरा 1984 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको ध्यान रखेंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, कभी नहीं भूलेंगे, 2009 से 2014 के मध्य, ध्यान रखिएगा। और इनकी तस्वीर भी है तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। इसमें एक दो तथ्य और भी हैं, लेकिन एक बात याद रखेंगे, कांग्रेस से जुड़ी थी और 2009 से 14 के बीच देश की 15वीं लोकसभा के रूप में कार्यरत रही। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे। अब है भारत की प्रथम लोकसभा महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। 2017 से 18 पद अलग हो गया। वह थी स्पीकर, मीरा कुमार थी स्पीकर, यह है महासचिव। तो इसको याद रख लेंगे। और यह जो पॉइंट है, स्नेहलता श्रीवास्तव एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी अर्थात सिविल सेवक रह चुकी हैं और एमपी कैडर के 1982 बैच की अधिकारी रह चुकी हैं। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इतना ना भी याद हो तो इतना जरूर याद रख लीजिए कि भारत की पहली लोकसभा महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यह सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रहेगा। हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अब है पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। 2017 से 18 बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में, इसको ध्यान रख लेंगे। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में भी इनकी अहम भूमिका रह चुकी है। इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये तो सबको याद होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सबको याद होगा। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने मुझसे पढ़ा है उनको तो निश्चित रूप से याद होगा। कितने लोगों को पहले से याद था वो हाथ खड़ा करें, एक बार हैंड्स अप साइन को टच करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन है? सरोजनी नायडू। और इसी कड़ी में मैंने लिखवा दिया था पहले की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और दोनों उत्तर प्रदेश में बनी। इसको ध्यान रखिएगा। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश, और सुचेता कृपलानी पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी, वो भी उत्तर प्रदेश। दोनों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं। एक चीज और बता दूं इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, वो कौन रही? सरोजनी नायडू। लेकिन यदि महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन होगा? श्रीमती एनी बेसेंट। हाँ, वो भारतीय नहीं थी, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं। तो यदि पहली महिला अध्यक्षा पूछेगा तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा पूछेगा तो सरोजनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिएगा। अब देखिए आ गया, जो मैंने अभी चर्चा किया था वो अगले ही पॉइंट में है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की बनी थी और देश में एक महिला के रूप में चीफ मिनिस्टर का पद संभालने वाली पहली महिला है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सुचेता कृपलानी। शेष बिंदुओं को आप अपने स्तर से देख लेंगे। नेक्स्ट है देश की प्रथम एससी महिला न्यायाधीश, जो एससी जाति की हैं। ठीक है, गलत लिखा दिया क्या?
तथ्य अलग हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। यहां पर इस तथ्य को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट कर दें। तथ्य सही आया है, हाँ सही आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, हाँ ठीक है, तथ्य सही है। याद रखिएगा कि पहली एससी महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी थी, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक ही है, गलत नहीं है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। भारत की प्रथम हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये तो सबको पता होगा, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। यह आपने याद किया होगा। वहां सुप्रीम कोर्ट कहीं मेंशन कर दीजिएगा, पिछले वाले में वो सुप्रीम कोर्ट में थी, इसको ध्यान रख। फातिमा बीवी बहुत चर्चा में रही। हम अगले बिंदु की ओर चलेंगे। सबसे पहली जो महिला आईएएस है, भारत की प्रथम महिला आईएएस, वो अन्ना जॉर्ज हैं। ये आप किसी भी किताब में देखेंगे तो आपको ऊपर में मिल जाएगा। और इन्हें 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो प्रशासनिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया था। इसको भी ध्यान रख लेंगे। मोटी मोटी बातें हैं। यदि आप लुसेंट जैसी पुस्तकों को भी पढ़ेंगे तो भारत में प्रथम, महिलाओं के क्षेत्र में प्रथम, या किसी अन्य प्रकाशन की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां ये चीजें मेंशन होती हैं, बस हमें संज्ञान में रख लेना है। उसके बाद अगला बिंदु है भारत की प्रथम महिला आईपीएस। ये सबको पता होगा, किरण बेदी, हाल में काफी चर्चा में रही। और इनके विषय में एक आध बिंदु जो याद रखने योग्य हैं वह नीचे लिखा हुआ है। पांडिचेरी के 24वें उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला 2016 से लेकर 21 तक। इसको ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली उसमें कौन होगी पहली महिला? मदर टेरेसा, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ये सब आप विभिन्न जगहों पर देखते रहते हैं, चर्चा में रहता है और पूछा भी जाता है, इसको भी याद रख लेंगे। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग, बहुत चर्चा में है। कोई भी पदक, यानी भारत से ओलंपिक की दुनिया में अवार्ड जीतने में ये पहली महिला रही, कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग, जो काफी बार पूछा भी जाता है। इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, तो श्रीमती एनी बेसेंट, अभी हमने चर्चा भी की थी। और कोई बताएंगे कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? भारतीय, सरोजनी नायडू। इसको भी ध्यान रखिएगा। एक आध क्वेश्चन में इसी कड़ी में आपसे पूछ लेता हूं, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? वेरी गुड। और पूना पैक्ट? 1932, बहुत बढ़िया। अंबेडकर के बीच, ठीक है। अगला पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी? देखिए, आशापूर्ण देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। अन्य अवार्ड भी मिल चुके हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। खुद में बैठकर थोड़ा सा इसको मनन कर लेंगे। ये डेटा है, और डेटा जो होता है वो रटने योग्य चीज होती है, उसको याद करना पड़ता है। इसको एक दो बार देख लेंगे तो जेहन में बना रहेगा, और ये बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रथम का जो स्थान है वो कभी नहीं बदलता है, बाद वाले बदलेंगे। आज किसी को मिला तो अगले साल किसी और को मिलेगा, तो करंट चेंज होगा, लेकिन स्टैटिक डेटा बन गया है तो यह नहीं बदलेगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लैम्सडेन,
अब मुझे कोई बताइए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, सही उत्तर है। लिखा भी है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है अर्जुन पुरस्कार। पहला जो खेल सम्मान है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसको याद रख लेंगे। यह सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इनको यह पुरस्कार किस में मिला था? हॉकी के क्षेत्र में मिला था, इनको हॉकी में मिला था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। अभी अभी चर्चा की थी हमने, कब मिला था? 1984 में मिला था। और याद रखिएगा कि सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला? इनको। ये लिखा हुआ है, दिख रहा है यहां पर, देख लीजिए। अर्चना जी पढ़िए, किस किस का नाम है इसमें? हाँ, इसमें तीन लोगों को मिला था, राधा कृष्णन, रमन और राजगोपालाचारी। इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम। और महिला के क्षेत्र में किसको मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था भारत रत्न, इसको याद रखेंगे। ये वही सी राजगोपालाचारी हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अति महत्वपूर्ण है। जबकि यदि कभी आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के, या हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, क्या कहेंगे? और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, एक चीज बता दूं, स्वतंत्र भारत के भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, लेकिन पहले भारतीय की बात करेंगे तब राजगोपालाचारी होगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि माउंटबेटन के समय ही देश आजाद हुआ था, और आजादी के बाद कुछ दिन माउंटबेटन रहे, फिर राजगोपालाचारी आए। इसको ध्यान रखेंगे। मैं आगे चलूंगा अगले बिंदु में। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला नीरज भानोट या नीरजा भानोट, ऐसे याद रखिए। पेशे से एयर होस्टेस है, और लिखा हुआ है कि अशोक चक्र जो भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है, ठीक है, यह इन्हें मिला था, याद रख लेंगे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए मिला था, पेशे से ड्रेस डिजाइनर थी। इसको याद रखिएगा, भानु अथैया को नहीं भूलेंगे। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा, याद रख लेंगे। अब मुझे कोई बताइए प्रथम पुरुष भारत से। वेरी गुड, मिहिर सेन। महिला में आरती साहा। तो आप विभिन्न पुस्तकों में देखेंगे तो इनके नाम चर्चित हैं, चर्चा में रहते हैं। अगला है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, 1984। कभी नहीं भूलिएगा, प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, 1984। और प्रथम पुरुष कौन है? कोई जवाब नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए कि एवरेस्ट फतह सबसे पहले किसने किया, ये बता दीजिए। शेरपा तेंजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी ने किया, ये तो याद होना चाहिए। आगे चलेंगे, यह सब क्लास फोर्थ फिफ्थ की बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कुमारी रीता फारिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन, भारत से। दोनों महत्वपूर्ण है। यदि आप ल्यूसेंट की पुस्तक को भी पढ़ते हो, जो काफी चर्चित जीएस की बुक है, तो उसमें भी आपको अंतिम पन्नों में जाकर ये चीजें मिल जाएंगी, वहां भी यह दिया हुआ है, तो आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है प्रथम महिला मेयर
तारा चेरियन, चेन्नई। मेयर समझते हैं क्या होता है? मेयर एक राजनीतिक पद है, नगर के प्रमुख को मेयर कहते हैं। हाँ, मेयर कहते हैं। तो सबसे पहली जो मेयर बनी वो बनी तारा चेरियन, जो चेन्नई से संबंध रखती है मेयर में, वहीं हुई थी। ठीक है। भारत सरकार ने उन्हें 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब सबसे पहले जो महिला सर्जन है डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हैं, अति महत्वपूर्ण है। लिखा है कि 1942 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी और सबसे पहली सर्जन बनी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। यदि बार बार अभ्यास में रहेंगे तो याद हो जाएगा, 2-4 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेल की पहली महिला ड्राइवर, तो चर्चा में हाल में थी सुरेखा शंकर यादव, बहुत चर्चा में रही, इस बीच में भी चर्चा में रही जब इनका नाम कुछ, हाँ, तो याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रही, बिल्कुल सही उत्तर। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। वह 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी और उन्होंने मध्य रेलवे के लिए पहली लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन चलाई थी। एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, सुरेखा का नाम बहुत चर्चा में है रेलवे में आजकल, अखबारों में मैंने काफी पढ़ा है, तो महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा इसे एक बार। एशिया खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू, अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेंगे। याद रखिएगा कि 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मिला था। अगला बिंदु है, ये तो, हाँ, अभी ये हाल में चर्चा में रही, एशियाड में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला। तो देखिएगा कि अभी हाल ही में विनेश फोगाट का नाम बहुत चर्चा में था, कितने लोगों ने देखा था? विनेश फोगाट, पहलवानी, रेसलिंग, चलिए कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, बहुत चर्चा में था। इन्हें, आपको पता होगा क्या हुआ था इनके साथ? अंतिम राउंड में पूरी पूरी संभावना गोल्ड जीतने की थी, लेकिन पता नहीं अब जिस भी कारण से हो, कारण जो भी रहा हो, वजन जिस भार वर्ग में इनको, हाँ बताइए। बिल्कुल, जिस भार वर्ग में यह खेल रही थी उसमें अधिक वजन हो गया इनका अचानक, और ज्यादा नहीं, कुछ ग्राम में ही ज्यादा था, 100-200 ग्राम, इसलिए इन्हें अंतिम राउंड से बाहर कर दिया गया, अन्यथा भारत के हिस्से में एक और गोल्ड होता इस बार। तो विनेश फोगाट काफी चर्चा में रही, हरियाणा से संबंध रखती हैं। अब देख लीजिए, इसमें लिखा है कि एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पहलवान रही, और भारतीय रेलवे के साथ कार्यरत युवा ग्रैपलर ने 2019 में प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय बनी। इस बार ओलंपिक में गई थी, याद रखिएगा, और ओलंपिक में इस बार कुछ पुरस्कार मिले हैं भारत को। हम बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक अवार्ड्स अमेरिका और चीन लेके चले जाते हैं। कारण है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में ऐसी पृष्ठभूमि है जहां एक खिलाड़ी को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर कोच इत्यादि मिलता है, जो भारत में ससमय नहीं मिल पाता। कई तकनीकी अड़चनों के कारण देश में खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, जो भारत के पिछड़ेपन का ओलंपिक में एक मुख्य कारण है। हम आगे चलेंगे। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा हैं, इसको याद रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि 2005 में WTA का खिताब जीता था और 6 बार की ग्रैंड स्लम चैंपियन रह चुकी हैं। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये लिखवा दिए थे शायद, ये जनवरी वाले में देख लीजिए, लिखवा दिए हैं शायद, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे,
अगला पॉइंट है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैरी लीला राव। इसको देख लीजिएगा एक बार। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक के फाइनल तक पीटी उषा पहुंची थी, जो भारत की उड़न परी के नाम से भी जानी जाती है दौड़ में। उसके बाद ओलंपिक में मुक्केबाजी में मैरी कॉम का नाम कभी नहीं भूलिएगा। मैरी कॉम पर प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म भी बनाया है, उसको नहीं भूलेंगे। अदाकारा का नाम भी याद रखना पड़ता है। उसके बाद हाँ हाँ, सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलिक है, जो पेशे से पहलवानी रेसलिंग में खेलती थी। ध्यान रखिएगा। और लगभग लोग हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्योंकि आज भी हरियाणा में रेसलिंग की अच्छी पृष्ठभूमि है। वहां कोच मिल जाते हैं, जैसे महावीर सिंह फोगाट, नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? कोई जवाब नहीं। हाँ सुनाइए, आदित्य जी सुनाइए। कोई बताएं, महावीर सिंह फोगाट के बारे में क्या जानते हैं? दोबारा बताइए एक बार। हाँ, ये नेशनल लेवल के पहलवान है भारत के, महावीर सिंह फोगाट। वो जो दंगल बनी है, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का रोल लिया, आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला दीपा कर्माकर हैं, जिम्नास्ट। बस एक एक शब्द में याद रखिए। जैसे यहां याद रखिए कि फर्स्ट ओलंपिक में मैरी लीला राव ने भाग लिया था, ऐसे याद रखिए कि दौड़ में पीटी उषा, ऐसे याद रखिए इसमें कि ओलंपिक में मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने कांस्य जीता था, इतना याद रख लीजिए। कुश्ती में साक्षी मलिक और जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर। यदि इस तरह से भी याद रख लेंगे तो अति अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन आपके संज्ञान में बना रहेगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी है। आजकल देखिएगा कि जो क्रिकेट का एक नया प्रारूप चल पड़ा है, आईपीएल, उसमें नीता अंबानी के पास भी एक टीम है, इसको ध्यान रखेंगे। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली पहली महिला बुला चौधरी है। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बीएस रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, कभी नहीं भूलेंगे, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, नरगिस दत्त। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब पीवी सिंधु को मिला, जो काफी बार पूछा भी गया है। रेलवे जैसी परीक्षाओं ने तो और एसएससी ने पीवी सिंधु के बारे में काफी प्रश्न पूछे हैं उस समय से, और आज भी पूछे जाते हैं कई बार। फर्स्ट लेडी के तौर पर याद रखेंगे। भारत की प्रथम यूपीएससी महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, और कक्षा के बाद इसे ग्रुप में भेज भी दिया जाएगा, ताकि आप एक बार इसे चाहे तो लिख भी लें अथवा मौखिक रूप से ही याद रखने का प्रयास करें, सेव करके रख लें। किसी भी तरह से आपके जेहन में होनी चाहिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसमें, जो आज की महिला से संबंधित मुख्य बातें हैं उसमें सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, विनेश फोगाट। उसके पश्चात देखिएगा अन्ना जॉर्ज, जो पहली आईएएस ऑफिसर बनी थी भारत से, तो इनके नाम आप सदैव याद रखें। उसके बाद नरगिस दत्त का भी नाम याद रखिए, नीता अंबानी का भी नाम याद रखिए, जो इस कड़ी में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो यदि आप देखते रहेंगे तो यह आपके संज्ञान में बना रहेगा।
और जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि बीच में हो सकता है कि एक सप्ताह अवकाश भी हो सकता है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में विंटर वेकेशन का समय चल रहा है और हो सकता है कि मैं एक बार बिहार दौरे पर चला जाऊं। तो मैं इसकी सूचना आपको आज कुछ ही समय बाद दे दूंगा। इस मध्य में एक बार मैं शुरू से लेकर अब तक जीएस के सभी टॉपिक को दोबारा से ग्रुप में भेज देता हूं। और राजेश जी, यदि आपने करंट स्टोर किया हो तो एक बार पूरा पीडीएफ बनाकर मुझे शेयर कर दें, ताकि मैं दोबारा से भेज दूं। यदि किसी अभ्यर्थी का मिस हो गया हो, किसी कारण से छूट गया हो, तो वो लिख सकते हैं। और इस बीच में आप रिवाइज करके रखें। जब कक्षा की मैं पुनः शुरुआत करता हूँ 5-6 दिवसों के बाद, फिर कक्षा हमारी लगातार चलेगी और इतिहास में टॉपिक होगा छठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग, जिसे महाजनपदों के काल के रूप में भी हम जानते हैं। यदि आप पिछला टॉपिक पढ़ के आएंगे तो आने वाले अगले टॉपिक में आपको बड़ी सहजता होगी और आप इंटरलिंक करके एक से दूसरे टॉपिक को देख पाएंगे। महाजनपदों के विषय में भी आप पढ़कर आ सकते हैं। अगले समय सारणी की सूचना आपको आज देर रात्रि तक मिल जाएगी। इस बीच में यदि आपको कहीं भ्रमण करना हो, कहीं जाना हो या कोई विशेष कार्य हो तो आप उसे पूरा कर लें। फिर जब क्लास शुरू हो जाएगी तो लगभग 5 महीने तक क्लास बेधड़क बिना रुकावट के चलती रहेगी। उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक आएगा जो 10-12 दिनों का होगा। उसके पश्चात फिर से क्लास चलती रहेगी और हमने टारगेट किया है कि लगभग 1 साल के कक्षा में हम जीएस के 9 खंडों को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें अभी हम सबसे बड़े खंड इतिहास में हैं। इतिहास जैसे ही समाप्त होता है हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। फिर साथ साथ साइंस भी चलेगा और पॉलिटी भी उसके बाद चलेगी। सबसे अंत में अर्थशास्त्र की शुरुआत करेंगे और बीच बीच में टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रैक्टिस का अवसर मिलता रहेगा। आज की कक्षा कैसी रही, छोटू कुमार जी बताएंगे। आवाज जा रही है? किसी और अभ्यर्थी से पूछ लेता हूँ। आदित्य जी बताएंगे कक्षा कैसी रही। बेहतर रही। ये जो पीडीएफ है ये आप तक पहुंच जाएगा, इसे कहीं स्टोर कर लीजिए। हो सके तो मुख्य बातों को लिख भी लीजिए जो मैंने चर्चा कर दिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और मैं जल्द ही अगले टाइम टेबल आप तक शेयर कर देता हूँ। और शेष जो चीज़ें छूट गई हैं किसी कारण से किसी अभ्यर्थी की, उसे भी मैं शेयर कर देता हूँ। आप लेफ्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।